आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ ने दुनिया के बड़े बड़े देशों को अमेरिका के खिलाफ लामबंद करना शुरू कर दिया है। पिछले 24 घंटों में 6 ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनसे यह पता चलता है कि टैरिफ के मुद्दे पर दुनिया में अब एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है और अब वैश्विक राजनीति तेजी से बदल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की और रूस वही देश है जिसे कच्चा तेल खरीदने पर राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया। राष्ट्रपति पुतिन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी फोन पर बात की है और यह इसलिए जरूरी है क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वो चीन पर टैरिफ को बढ़ा सकते हैं और उसे 90 दिनों की जो छूट दी गई है वो भी समाप्त हो सकती है। इसके अलावा राष्ट्रपति पुतिन ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा से भी फोन पर बात की। आपको याद होगा सिरिल रामाफोसा वही राष्ट्राध्यक्ष है जिनको व्हाइट हाउस में बिठाकर फेक न्यूज दिखाकर डोनाल्ड ट्रंप ने बेइज्जत किया था। वहीं पुतिन का उनसे बात करना बहुत मायने रखता है। जबकि ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा ने भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया और ये सारी घटनाएं वैश्विक राजनीति में बड़े बदलाव का साफ संकेत दे रही हैं। ब्राजील एक ताकतवर देश जो लगातार डोनाल्ड ट्रंप के ऐसी नीतियों के खिलाफ खड़ा हो रहा है क्योंकि उन पर भी 50% की टैरिफ का ऐलान कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका ये वो देश हैं जिन्होंने ब्रिक्स संगठन की स्थापना की थी और इस वक्त राष्ट्रपति ट्रंप इसी ब्रिक्स को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बता रहे हैं। लेकिन ब्रिक्स देशों के बीच इस डायलॉग को देखकर ऐसा लगता है कि जरूर टैरिफ के मुद्दे पर इन देशों की तरफ से कोई रणनीति बनाई जा रही है और अमेरिका में भी इस पर हलचल अब तेज हो गई है। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर कुछ देर में दिखाऊंगी कि पिछले 24 घंटे में क्या क्या बदल चुका है, तो हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ देर में। लेकिन उससे पहले ब्रिक्स की चूंकि बात हो रही है तो आपको जरा बताना चाहते हैं कि ब्रिक्स एक ऐसा संगठन है जिसने पहले से ही अमेरिका के खिलाफ एक अलग अलग ताकतवर मुल्कों की जो लामबंदी होती है उसके लिए ये संगठन बना था। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से एक के बाद एक ट्रंप टैरिफ्स का ऐलान कर रहे हैं उस कदम ने इन ब्रिक्स देशों को बहुत करीब ला दिया है। तो आइए जल्दी से चलते हैं, आपको लिए चलते हैं बड़े स्क्रीन पर और यहां पर दिखाते हैं कि ये वो देश है। ब्रिक्स सदस्यों के बीच संवाद जो हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत हुई है जिसमें स्ट्रेटेजिक बेटर रिलेशनशिप को लेकर चर्चा हुई है। वहीं देखिए प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की बातचीत को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही है। भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक आधारिक बयान जारी किया है और उसमें क्या लिखा है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इधर पुतिन और शी जिनपिंग की बातचीत हुई है। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्राजील के राष्ट्रपति से बात, लुला डी सिल्वा से बातचीत, पुतिन और साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति रामाफोसा की बातचीत। ये बहुत मायने रखती है क्योंकि ऐसे तमाम देश जिनको नीचा दिखाने टारगेट करने की कोशिश ट्रंप कर रहा है। पीएम मोदी चीन की यात्रा पर जाएंगे, ये भी एक बड़ी खबर है इसके मद्देनजर। और पुतिन से एनएसए अजित डोभाल की मुलाकात। अब इस मुलाकात से क्या निकलेगा, इस मुलाकात में क्या प्लान बनाया जा रहा है, इस मुलाकात में अगर क्योंकि इसकी टाइमिंग ऐसी है, हालांकि आपको बता दें कि पहले से ये चर्चा थी कि ऐसी बैठक होने वाली है, लेकिन इसी के साथ साथ अब आपको जो बातचीत को लेकर बातें कही गई है वो बता देते हैं। सबसे पहले तो यूक्रेन को जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स है, प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ फोन पर बातचीत की है और पुतिन ने पीएम मोदी को यूक्रेन से संबंधित हाल के घटनाक्रमों से अवगत कराया है। ऊपर में यूक्रेन को लेकर बातचीत है, फिर नीचे आइए, वाइल थैंकिंग प्रेसिडेंट पुतिन यानी उनका धन्यवाद किया। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय एजेंडे में प्रगति की भी समीक्षा की है। भारत रूस के बीच मतलब जो प्रोग्रेस हो रहा है, जो बायलैटरल एजेंडा है, द्विपक्षीय एजेंडा है दोनों देशों का, उस पर भी बातचीत की है और प्रतिबद्धता दोहराई है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को इस साल के अंत में भारत रूस जो शिखर सम्मेलन है उसके लिए भी आमंत्रण दिया है। तो इस पूरे बयान में सबसे महत्वपूर्ण बात यह लिखी है कि राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप को मजबूत करने पर सहमति बनाई है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि भारत अमेरिका की धमकियों से डरा नहीं है। हम 50% टैरिफ के बावजूद रूस से अपने व्यापार को और बढ़ाने के लिए भी तैयार हैं और ये बताता है कि भारत
अब आगे की स्ट्रैटेजी बना रहा है, क्योंकि अब तो ये बात तय है कि 50% उन्होंने टैरिफ लगा दिया है। लेकिन अब इसके बाद भारत क्या करेगा? अमेरिका के टैरिफ का भारत और रूस के रिश्तों पर कोई असर नहीं हुआ है और भारत अब रूस में अपने लिए ज्यादा संभावनाएं तलाश सकता है। रूस क्षेत्रफल के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश, जहां तेल, गैस, खनिजों के विशाल भंडार हो सकते हैं। रूस के पास इतने लोग नहीं है कि वो अपनी क्षमताओं का विस्तार कर पाए, इसलिए उसे किसी दूसरे देश की जरूरत है। इसमें वो चीन की मदद इसलिए नहीं लेता क्योंकि चीन उसका पड़ोसी देश है और रूस का ऐसा मानना है कि चीन उसका साझेदार हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से उस पर भरोसा नहीं करना चाहता। लेकिन भारत रूस के काफी काम आ सकता है और हमसे रूस को ऐसा कोई खतरा भी नहीं है। बड़ी बात क्या है? वो ये कि राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस के कारण भारत पर जो 50% टैरिफ लगाया, उसमें रूस के साथ हमारे रिश्ते और मजबूत हो गए। इससे रूस को यह संदेश गया कि भारत उसका भरोसेमंद पार्टनर है। अगर रूस संकट में हमारे साथ खड़ा रहता है तो हम भी रूस का हाथ नहीं छोड़ते, और इस बार हमने भी अपनी दोस्ती और ईमानदारी दिखाई है। अब आप इस ग्राफिक्स को जरा देखिए जो हम आपको दिखा रहे हैं। आप ये समझ पाएंगे कि टैरिफ के मुद्दे पर दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर में क्या बदलाव आए हैं। एक तरफ रशिया, चाइना, ब्राजील, ईरान, ये तमाम देश हो गए भारत का जो समर्थन करते हैं। संतुलित रुख इजराइल का है क्योंकि उसकी मजबूरी है अमेरिका, उसकी मजबूरी है डोनाल्ड ट्रंप, और इसीलिए वो उनके लिए नोबेल प्राइज भी मांगता है, क्योंकि ईरान के खिलाफ अकेले लड़ना नहीं है, तो ऐसे में अमेरिका का साथ चाहिए। तो ये मजबूरी, लेकिन एक साथी के तौर पर खड़ा रहा है, खास तौर पर जब पाकिस्तान के साथ हमारा ये पूरा जो स्टैंड ऑफ रहा। खामोश रहने वाले देशों के भी नाम आज हम आपको बताना चाहते हैं। दूसरी तरफ है ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जापान, जर्मनी, यूएई, जो टैरिफ की राजनीति से तो असहमत है, लेकिन इन देशों ने भारत पर लगे टैरिफ को लेकर चुप्पी साध रखी है। जबकि इजराइल ने बीच का रास्ता अपनाया है। इजराइल अमेरिका और भारत में संतुलन बनाकर रखना चाहता है। मजबूरी उनकी बहुत बड़ी है। यहां जरूरी बात यह है कि भारत को रूस और चीन से समर्थन तो मिल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ समिट के लिए 7 साल बाद चीन भी जा रहे हैं। लेकिन यहां हमें बार बार इस बात को ध्यान में रखना होगा कि चीन वही देश है जिसने संयुक्त राष्ट्र में मसूद अजहर जैसे आतंकी को बचाया है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को हथियार दिए हैं, जिसका लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में आज भी भारत के साथ सीमा विवाद है। हमें चीन के साथ रिश्ते सुधारने चाहिए, लेकिन उस पर भरोसा बिल्कुल नहीं कर सकते। ये मानकर चलना चाहिए कि चीन हमारे साथ होते हुए भी नहीं है। देखिए, चाइना को लेकर बहुत सोच समझकर फैसला लेना होगा और वहीं तक रिश्ता ले जाना होगा जहां तक हम अमेरिका को आईना दिखा सके। देखिए, पहले की बात कर रहे हैं हम, भारत और अमेरिका। एक नया वर्ल्ड ऑर्डर यह है कि पहले चीन और पाकिस्तान एक ग्रुप में थे, ये दोनों, और भारत और अमेरिका एक तरफ थे। लेकिन आज की तारीख में अगर आप देखें तो अमेरिका और पाकिस्तान एक ग्रुप में दिख रहे हैं और भारत और चीन और रशिया एक ग्रुप में दिख रहा है। ये देखिए, ये तीनों देश। तो वैसे इस वक्त भारत चीन की जगह रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ब्राजील के राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा पर ज्यादा भरोसा कर सकता है। और ब्राजील अगर आप देखिए तो ब्राजील के राष्ट्रपति ने तो कहा भी है कि वो राष्ट्रपति ट्रंप की जगह प्रधानमंत्री मोदी को फोन करेंगे, और अब तो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से बात भी कर ली है। तो लुला दा सिल्वा ने भी खुलकर आईना दिखाया है डोनाल्ड ट्रंप को। सवाल यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त जिस तरह की मनोदशा में है, क्या वो समझने को तैयार होंगे? आज हमें रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता याद आ रही है, जिसे आज के संदर्भ में समझा जाए तो इसमें भारत के साहस की एक झलक दिखती है। दिनकर जी कहते हैं, सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। इन पंक्तियों में आपको आज का भारत दिखाई देगा, वो भारत जिसने टैरिफ की विपत्ति में अपना धीरज नहीं खोया है। वो भारत जो आगे के लिए तैयारी कर रहा है, जिसने राष्ट्रपति ट्रंप के अहंकार के सामने झुकने से मना कर दिया, जो विचलित नहीं हुआ, जिसने विघ्नों को गले लगाकर कांटों की राह चुनी। लेकिन हम ना तो डरे हैं और ना ही घबराए हैं। हमने इस टकराव से दुनिया को भी ये बता दिया कि भारत दबाव में झुकने के बजाय उसे पूरी ताकत के साथ खारिज करता है। हमारी राष्ट्र नीति ही हमारी विदेश नीति है, और ऐसा नहीं है कि ये हमने पहली बार किया है। आइए आपको बताते हैं।
1968 में अमेरिका चाहता था कि भारत उसके साथ एक न्यूक्लियर संधि पर हस्ताक्षर करे। हम तब की ही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इसके लिए अमेरिका ने हम पर खूब दबाव बनाया, लेकिन हमने उस वक्त भी झुकने से इनकार कर दिया। 98 जब भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया, तब भी अमेरिका, पश्चिमी देशों ने हम पर प्रतिबंध लगाए, सैंक्शंस लगाए, लेकिन इन सब के बावजूद हम झुके नहीं। हमने देश हित को सबसे ऊपर रखा और इसीलिए राष्ट्र नीति ही हमारी विदेश नीति है। ये बात पूरे विश्व को समझ लेना चाहिए। आज भी जब राष्ट्रपति ट्रंप भारत पर दबाव बनाकर ट्रेड डील करना चाहते थे, हमारे कृषि और डेयरी सेक्टर को कमजोर करना चाहते थे, उस पर उनकी नजर थी, तो भारत ने अपने देश में अपने किसानों के लिए एक स्टैंड लिया और झुकने से इनकार किया। सबसे बड़ा जवाब हमने ये दिया कि जब अमेरिका ने रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए हम पर 50% टैरिफ लगाया, तब हम इस टैरिफ से विचलित नहीं हुए। इसकी जगह दिल्ली में 11वां इंडिया रशिया वर्किंग ग्रुप सेशन हुआ, जिसमें दोनों देशों के बीच कई बड़े एमओयूज पर हस्ताक्षर हुए। इसमें जॉइंट रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, डिफेंस इक्विपमेंट, एरोस्पेस, एविएशन टेक्नोलॉजी, हाई स्पीड ट्रेन और भारत में रेयर अर्थ एलिमेंट्स की माइनिंग को लेकर कई समझौते हुए। और ये सब भी तब हुआ जब अमेरिका हमें धमकियां दे रहा था, लेकिन हमने अमेरिका को बता दिया कि भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है और हमें कब, कहां, किसके साथ व्यापार करना है ये हम तय करेंगे। कोई दूसरा देश डिक्टेशन नहीं दे सकता। भारत ने रूस के साथ जिन एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, उनमें रूस को भी फायदा होगा। रशिया को इस वक्त एक भरोसेमंद साथी की जरूरत थी, क्योंकि पश्चिमी देशों ने रशिया पर 28,000 से ज्यादा आर्थिक प्रतिबंध लगाए हुए हैं और इन प्रतिबंधों के कारण रशिया चीन पर ज्यादा निर्भर हो रहा था, लेकिन अब वो भारत के साथ अपनी भागीदारी को बढ़ाना चाहता है। इससे यह भी पता चलता है कि अब दुनिया मल्टीपोलर हो रही है, जिसमें वैश्विक राजनीति सिर्फ अमेरिका के इर्द गिर्द सीमित है ही नहीं। इस बात को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी समझते हैं और इसीलिए वो लगातार ब्रिक्स देशों को अपना निशाना बना रहे हैं। भारत पर भी ज्यादा टैरिफ इसलिए लगाया गया है क्योंकि भारत इस ब्रिक्स संगठन का हिस्सा है, क्योंकि भारत किसानों के मुद्दे पर, डेयरी के मुद्दे पर उनके सामने झुका नहीं, क्योंकि भारत आसिम मुनीर की तरह उनका चीयर लीडर नोबेल प्राइज के लिए बना नहीं, क्योंकि भारत ने कहा कि हमने आपके दबाव में सीज फायर नहीं किया, हमने पाकिस्तान के डीजीएमओ के झुकने के बाद डीजीएमओ स्तर पर फिलहाल युद्ध को रोका है। ब्रिक्स 5 देशों से मिलकर बनता है। आपको बताते हैं ब्रिक्स का होना भी भारत का कितना खल रहा है। ये जो बी और आई है, ये आजकल सबसे ज्यादा खल रहा है डोनाल्ड ट्रंप को। आर से तो मुलाकात रशिया से होने वाली है और इधर चाइना पर भी 34% का ही टैक्स है, 90 दिन का बेनिफिट पीरियड भी है। लेकिन ये जो बी और आई है, यानी ब्राजील और इंडिया, ब्राजील, आर का मतलब रशिया है, आई का मतलब इंडिया, सी का मतलब चाइना, एस का मतलब साउथ अफ्रीका। ये ब्रिक्स संगठन के वो 5 संस्थापक देश हैं जो ताकत में पश्चिमी देशों के G7 संगठन को कड़ी टक्कर देते हैं। ब्रिक्स देशों में दुनिया की 45% आबादी रहती है, जबकि G7 देशों में 10%। दुनिया की जीडीपी में ब्रिक्स देशों की हिस्सेदारी 35.4% है, जबकि G7 देशों की हिस्सेदारी 47%। दुनिया का 36% क्षेत्रफल ब्रिक्स देशों के पास है, जबकि G7 देशों के पास सिर्फ 15%। इनमें भी ब्रिक्स देशों में मिस्र हो, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, यूएई नए सदस्य के रूप में शामिल हो रहे हैं और इसमें ब्रिक्स और महत्वपूर्ण होता हुआ दिख रहा है। दुनिया के कच्चे तेल का 44% उत्पादन इन्हीं ब्रिक्स देशों के पास है और अमेरिका अपना 17 से 18% आयात भी इन्हीं ब्रिक्स देशों से करता है। इनमें भी ब्रिक्स के किस देश की निर्यात में कितनी हिस्सेदारी है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें 3 देशों की भूमिका अमेरिका को ज्यादा परेशान करती है। एक है रशिया, दूसरा है चाइना, तीसरा है भारत। इन देशों को आप रिक भी कह सकते हैं, यानी रूस, इंडिया, चाइना। राष्ट्रपति ट्रंप ब्रिक्स को इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि ये देश अमेरिका के डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहते हैं। आप सही समझ रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था का दिवाला निकल सकता है। कुछ साल पहले तक दुनिया में 90% व्यापार सिर्फ डॉलर में हुआ करता था, 90%। आज भी दुनिया के अलग अलग देशों के विदेशी मुद्रा भंडार में 53% विदेशी मुद्रा सिर्फ डॉलर के रूप में जमा है।
ऐसा इसलिए है क्योंकि दुनिया में व्यापार कहीं भी हो, लेकिन लेन देन सिर्फ डॉलर में होता है। उदाहरण के लिए जापान और ऑस्ट्रेलिया या वियतनाम और इंडोनेशिया, उनके बीच व्यापार हो तो इसमें लेन देन डॉलर के जरिए ही किया जाता है। यानी इस व्यापार में जब अमेरिका की कोई भूमिका भी नहीं होती, तब भी दुनिया के ज्यादातर देश लेन देन उसी के करेंसी में यानी डॉलर में करते हैं। इसका कारण यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए स्विफ्ट जैसे जो सिस्टम इस्तेमाल होते हैं वो डॉलर को ही कॉमन करेंसी मानते हैं। इसे ऐसे समझिए कि अंग्रेजी भाषा ब्रिटेन से भारत में आती है, लेकिन अब ये इतनी कॉमन हो गई है कि सरकार के कामकाज से लेकर अपने दफ्तर और स्कूल में भी बहुत सारे काम इसी अंग्रेजी भाषा में होते हैं। इसे यूनिवर्सल पैटर्न कहा जाता है। और आज अमेरिका का डॉलर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक यूनिवर्सल और कॉमन करेंसी बना हुआ है। लेकिन अब ब्रिक्स के कुछ देशों का कहना है कि जब व्यापार वो कर रहे हैं तो उसका लेन देन डॉलर में करके अमेरिका को क्यों फायदा पहुंचाया जाए। और यही सोचकर रशिया और चीन के बीच 80% व्यापार रूबल और चीन की करेंसी युआन में होने लगा है। और भारत भी रूस से कच्चा तेल लोकल करेंसी में खरीद रहा है, और यही बात राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भा नहीं रही, जिसकी वजह से वो ब्रिक्स को सीधा निशाना बना रहे हैं।